नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव। बात होगी आज सियासत की। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। हालांकि पिछले 24 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने 7 बार शपथ ली है। सबसे पहले 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और उसके बाद 2 मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरे किए और फिर भारत के 2 बार से प्रधानमंत्री भी थे। लेकिन बीते कल यानी कि 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 71 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री के पद पर शपथ ली है। इसी के साथ भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली में सबसे बड़ा मंत्री हब बनने का श्रेय भी नरेंद्र मोदी की सरकार को जाता है। इससे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ही 2014 में 46 मंत्रियों के साथ उतरी थी। वहीं 2019 में 58 मंत्री कुल भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल से घोषित किए गए थे। लेकिन इस बार 2024 में जबकि गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में 72 मंत्री पद घोषित किए गए हैं, जिनमें 7 बीजेपी के मंत्री बनाए गए हैं। वहीं 11 अलग अलग गठबंधन दलों से मंत्री पद लिए गए हैं। वहीं एनसीपी की बात करें तो एनसीपी को अभी तक एक भी मंत्री पद नहीं मिला है, जिस वजह से तकरार जारी है और भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में एनसीपी की टीम मौजूद नहीं थी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि एनसीपी के मौजूद नहीं होने से भी एनडीए घटक दलों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब बात करते हैं सियासत में मंत्री पद को लेकर। मंत्री पद जिन लोगों को मिला है, क्या उनका वजूद राजनीतिक रहा है या फिर नहीं? सबसे पहली बात तो यह है कि भारतवर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है जब 14 मंत्री पद ऐसे लोगों को दिए गए हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिन्हें जीत का तमगा नहीं मिला है। वहीं यूपी की बात करें तो अकेले उत्तर प्रदेश से कुल 11 मिनिस्टर बनाए गए हैं। इन 72 मिनिस्टरों में से 36 पद जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्ट्री को दिए गए हैं। 30 पद जो हैं वो राज्य मंत्रालय को दिए गए हैं, यानी कि केंद्रीय राज्य मंत्रालय, और 5 पद जो हैं वो स्वतंत्र प्रभार के तौर पर दिए गए हैं। पिछली सरकार के कई मंत्री बने हैं, वहीं टॉप 4 में किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं घोषित की गई है। बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान को मंत्री पद मिला है। इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को भी मंत्री पद मिला है। रामनाथ ठाकुर को भी मंत्री पद मिला है। इनकी बिहार की सियासत से भी मंत्रालय लोगों तक पहुंची है। कास्टिज्म की बात करें तो ब्राह्मणों को 1, ओबीसी को 7 और महिला की बात करें तो 7 महिलाओं को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। हालांकि यह जो सरकार है ये गठबंधन की सरकार है और यह सरकार आगे आने वाले दिनों में कितने दिनों तक चल पाएगी ये बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस सरकार पर विपक्ष लगातार हंगामा बरपा रही है। विपक्ष के मुताबिक कि ये मोदी की 2.5 गवर्नमेंट है, जो कि बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी और देश के अंदर फिर एक नई सरकार का गठन होगा। हालांकि विपक्ष मजबूत है, ऐसे में बात विपक्ष की भी करनी जरूरी है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली के विपक्ष के तौर पर अहम भूमिका निभाने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका एक बार फिर से अहम होने जा रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को महज 52 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्हें 99 सीटें मिली है। वहीं उनके घटक दलों को यदि जोड़ लिया जाए तो कुल सीटों की संख्या 232 के आसपास पहुंचती है। ऐसे में एक मजबूत विपक्ष भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली का इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने के बाद से ही फॉर्म में एक्शन में नजर आ रहे हैं और वह मंत्रिपरिषदों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की भूमिका में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का स्थान अव्वल आता है। इसके बाद ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के तौर पर शीर्ष नेतृत्व अपनी जिम्मेदारी संभाल रहा है। नीतीश कुमार को लगातार प्रलोभन दिए गए विपक्ष के द्वारा कि उन्हें प्रधानमंत्री पद दे दी जाएगी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार नहीं पलटे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के साथ है। ऐसे में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव के मुताबिक यह सरकार लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। लोकतंत्र के द्वारा यदि यह चुनी हुई सरकार होती तो नरेंद्र मोदी के पिछले 2 कार्यकालों को देखकर भारत की जनता उन्हें 272 से अधिक सीटों पर मुकाबला जितवाती। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें ही मिली है। वहीं उनके गठबंधन दलों को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर सीटों की संख्या 292 हो जाती है।
ऐसे में विपक्ष के द्वारा इस तरीके से हंगामा करना कह सकते हैं कि इस सरकार को चलाने के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 71 और सांसदों की जो टीम बनी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की टीम बनी है, इससे भारत की जनता उम्मीद जरूर लगा सकती है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के मैनिफेस्टो पर भी विचार संभव हो सकता है और यूसीसी कानून, अग्निवीर कानून और बाकी अन्य कानूनों को लेकर भी इस समय देश में गहमागहमी चल रही है। जहां विपक्ष एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किए जा रहे या फिर उनके सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे ऐसे कानूनों का विरोध कर रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल के नेता इन कानूनों को और बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में देश के सियासी माहौल को समझना भी बेहद जरूरी है और आगे आने वाले दिनों में परिस्थिति कैसी बनती है यह भी देखना दिलचस्प हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने एक और रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी तक पहुंच गए हैं। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन उसके बाद यदि किसी और व्यक्ति का नाम आएगा तो उसमें नरेंद्र मोदी का नाम जरूर जोड़ा जाएगा। भारतीय जनसंघ से अपने करियर की शुरुआत करने वाले नरेंद्र मोदी के कई साथी इस सरकार में मिनिस्टर के पद पर काम करेंगे, जैसे कि नितिन गडकरी, उनके सबसे भरोसेमंद अमित शाह और जेपी नड्डा। जेपी नड्डा गुजरात से ही आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि लोकसभा का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था। वहीं अमित शाह की बात करें तो अमित शाह ने सबसे अधिक मतों से इस चुनाव को जीता है। 7.5 लाख मतों के अंतर से चुनाव जीतने के बाद अमित शाह एक बार फिर से देश की बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। राजनाथ सिंह के नाम पर भी यह बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह पिछली बार की तरह ही टॉप 4 में नेतृत्व करेंगे। इससे पूर्व भी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय सहित तमाम ऐसे मंत्रालयों को संभाल चुके हैं जिससे भारत की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय की जाती है। इसके अलावा राजनाथ सिंह के नाम एक और उपलब्धि है। बताया यह जाता है कि सबसे पहले वर्ष 2014 के दौरान नरेंद्र मोदी का नाम पहली बार उन्होंने ही आगे किया था। नितिन गडकरी को लेकर भी चर्चा है कि उन्हें फिर से अपना मंत्रालय ही मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले जब वह सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री के तौर पर कार्य कर रहे थे तो कई सारे प्रोजेक्ट को उन्होंने समय से पूर्व ही पूरा किया था, जिस वजह से वह खासे चर्चे में रहे थे। अमित शाह को लेकर एक बार फिर से बयान यह दिया जा रहा है कि उन्हें गृह मंत्रालय मिलेगा। बाकी बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिन्हें पुनः मंत्रालय मिला है। सर्बानंद सोनोवाल भी इसी में एक बड़ा नाम है। इसके अलावा अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और बाकी तमाम नेताओं को बड़े बड़े मंत्रालय पद मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बिहार में वहीं दूसरी ओर इस विषय को लेकर अलग सियासी खींचातान जारी है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता और स्वयं नीतीश कुमार ऐसा चाहते हैं कि रेल मंत्रालय उनकी पार्टी के पास आए, जबकि चिराग पासवान इस पर हमला बोले जा रहे हैं। चिराग के 5 में से 5 सांसद इस चुनाव को जीते हैं, इसलिए यह माना जा रहा है कि चिराग का कद इस समय भारत की राजनीति में धीरे धीरे हावी होता जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में चिराग पासवान एक बड़े नेता बनकर उभरेंगे। ऐसी परिस्थिति में चिराग यह चाहते हैं कि रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी एलजेपी के सांसदों के पास हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी यह सीट को छोड़ना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि इससे पहले अश्विनी वैष्णव जो कि मिनिस्टर हुआ करते थे, इस बार भी मिनिस्टर पद की शपथ ले चुके हैं और ऐसे में यह उम्मीद लगाई जा रही है कि अश्विनी वैष्णव को ही फिर से रेल मंत्रालय दिया जाएगा। देश की सियासत खींचातान पर फिर हमारी बातचीत आपके साथ होती रहेगी। फिलहाल इतनी ही खबर है देश की सियासत से। आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर जरूर आते रहेंगे। देखते रहिएगा, आपका अपना चैनल है फ्रंटलाइन 24।